हिंदी साहित्य का इतिहास, ये शब्द सुनते ही स्कूल कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं, है ना? बिल्कुल। और वो मोटी मोटी किताबें भी, ढेरों नाम और तारीखें। हाँ। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। जब हम कहते हैं साहित्य का इतिहास, तो इसमें ज्यादा जोर साहित्य पर होता है या इतिहास पर? क्योंकि इतिहास का मतलब सिर्फ ये तो नहीं है कि किस साल में कौन सी किताब छपी। ये तो बहुत अच्छा सवाल है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। इतिहास आखिर है क्या, और जब वो साहित्य से जुड़ता है तो उसका रूप रंग कैसे बदल जाता है? तो सबसे पहले इतिहास शब्द को ही पकड़ते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ बीती हुई घटनाओं का एक लेखा जोखा है? तो इतिहास शब्द बना है इति प्लस ह प्लस आस से। इति प्लस ह प्लस आस। हाँ, जिसका मतलब है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ। लेकिन ये सिर्फ एक सपाट बयान नहीं है। जैसा कि जर्मन दार्शनिक हेगेल ने कहा था, इतिहास की घटनाएं बिखरी हुई नहीं होती, उनके बीच एक कारण कार्य का संबंध होता है। कारण कार्य संबंध। हाँ, मतलब कुछ हुआ तो उसके पीछे कोई वजह थी, और उसके होने से आगे कुछ और हुआ। गणपति चंद्र गुप्त भी यही कहते हैं कि इतिहास अतीत के किसी तथ्य को एक खास नजरिया से देखना, समझना और उसका विश्लेषण करना है। अच्छा, तो मतलब इतिहास सिर्फ क्या हुआ नहीं बताता, बल्कि ये भी समझाता है कि क्यों और कैसे हुआ, एक पूरी चेन ऑफ इवेंट्स। बिल्कुल। यहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वो मशहूर वाक्य आता है, जो इस पूरी चर्चा की नींव है। उन्होंने कहा, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। चित्तवृत्ति मतलब लोगों के सोचने का तरीका, उनकी मानसिकता। बिल्कुल, मतलब साहित्य समाज के मन का आईना है। जैसे जैसे लोगों की सोच, उनकी मान्यताएं, उनके हालात, चाहे वो राजनीतिक हों, सामाजिक हों या धार्मिक, बदलते हैं, वैसे वैसे साहित्य का चेहरा भी बदलता जाता है। सही पकड़ा आपने। इसीलिए साहित्य का इतिहास सिर्फ किताबों का इतिहास नहीं है, वो समाज की बदलती सोच का इतिहास है। ये बात इसे वाकई दिलचस्प बना देती है। मतलब किसी दौर की कविता या कहानी को समझने के लिए हमें उस दौर के समाज में झांकना होगा। 3 नाम के एक फ्रांसीसी विद्वान का भी जिक्र है, जिन्होंने 3 चीजों पर जोर दिया था: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। ये क्या है? हाँ, तो इनका मानना था कि किसी भी साहित्य को समझने के लिए हमें 3 चीजें देखनी होंगी। जाति यानी उस समाज की खास बनावट और उसकी परंपराएं। ओके। वातावरण यानी उस समय का सामाजिक और राजनीतिक माहौल कैसा था। और क्षण विशेष यानी कोई एक बड़ी घटना या बदलाव का पल जिसने सब कुछ प्रभावित किया। डॉक्टर नगेंद्र भी इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि साहित्य का इतिहास हवा में पैदा नहीं होता, वो उस समय की आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों की उपज होता है। ठीक है, तो ये तो हुई सिद्धांत की बात कि साहित्य का इतिहास कैसा होना चाहिए। पर असल में इसे लिखने की कोशिशें कब और कैसे शुरू हुई? क्या ये कोई बहुत पुरानी परंपरा है? नहीं, दरअसल ये काफी नई बात है। पुराने जमाने में हमारे यहाँ 84 वैष्णवन की वार्ता या नाभादास की भक्तमाल जैसी किताबें थीं। हाँ, मैंने सुना है इनके बारे में। इनमें कवियों का परिचय होता था, उनकी भक्ति की कहानियां होती थी। लेकिन ये आज के जमाने वाले मतलब व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ नहीं थे। तो पहली कोशिश कब हुई? एक व्यवस्थित इतिहास लिखने की पहली कोशिश 19वीं सदी में हुई, और वो भी एक फ्रांसीसी विद्वान ने की। एक फ्रांसीसी विद्वान? ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। मतलब हमारे अपने साहित्य का इतिहास लिखने के लिए किसी विदेशी का इंतजार करना पड़ा। हाँ, क्योंकि उस समय भारत में इतिहास लेखन की वो यूरोपीय अवधारणा थी ही नहीं। हमारे यहाँ परंपरा परिचय देने की थी, जीवनी लिखने की थी। गारसा द तासी ने पहली बार इसे यूरोपीय नजरिए से देखा। उनकी किताब का नाम था इसफार द ला लिटरेच्योर एंदुई ए एंदुस्तानी। काफी मुश्किल नाम है। हाँ, फ्रेंच भाषा में थी, पर सोचिए वो फ्रांस में बैठकर ये काम कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि उनकी किताब में कुल 738 कवियों में से सिर्फ 72 हिंदी के थे, बाकी सब उर्दू के। बस 72? तो ये शुरुआत तो थी, पर एक बहुत धुंधली शुरुआत कह सकते हैं। बिल्कुल। तो भारत में पहली सही कोशिश किसने की? इसके बाद भारत में शिव सिंह सेंगर ने 1883 में शिव सिंह सरोज लिखी, जिसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन परिचय था। ये एक बड़ा कदम था। लेकिन असली मोड़ तब आया जब 1888 में सर जॉर्ज ग्रियर्सन की किताब आई, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन? जी, ग्रियर्सन अंग्रेज थे और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पर काम कर रहे थे। उन्होंने पहली बार कवियों को सिर्फ वर्णमाला के क्रम में नहीं,
बल्कि समय के क्रम में यानी काल क्रमानुसार रखा। अच्छा, ये एक बड़ा बदलाव था। और उन्होंने साहित्यिक प्रवृत्तियों की भी बात की। इसीलिए डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जैसे कुछ लोग इसे ही हिंदी साहित्य का पहला सही इतिहास मानते हैं। और फिर आते मिश्र बंधु, जिनके काम के बारे में मैंने सुना है कि वो बहुत ही विशाल था। विशाल से भी ज्यादा। मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और शुकदेव बिहारी मिश्र। उन्होंने मिलकर मिश्र बंधु विनोद लिखा, जो 1913 में छपा। और उसमें कितने कवियों का जिक्र था? अंदाजा लगाइए। 1000, 2000? लगभग 5000। 5000। मतलब उन्होंने किसी को छोड़ा ही नहीं। बिल्कुल, ये एक तरह से हिंदी साहित्य का महासंग्रह था। ये इतना बड़ा और मुफस्सिल था कि इसने आगे आने वाले इतिहासकारों के लिए एक खजाना तैयार कर दिया। तो एक बेस मटेरियल तैयार हो गया था। हाँ, खुद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि उन्होंने अपने इतिहास के लिए कवियों का परिचय ज्यादातर इसी ग्रंथ से लिया। ऐसा लगता है कि अब हम कहानी के सबसे बड़े मोड़ पर आ रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी। हर कोई उनके हिंदी साहित्य का इतिहास को एक मील का पत्थर मानता है। उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनसे पहले कोई नहीं कर पाया था? उन्होंने वो किया जो अब तक किसी ने नहीं किया था, विश्लेषण। विश्लेषण। मिश्र बंधुओं ने कवियों को इकट्ठा किया, शुक्ल जी ने उस ढेर में से पैटर्न ढूंढे। उनकी 1929 में आई किताब सिर्फ कवियों की लिस्ट नहीं थी। उन्होंने पहली बार एक वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित पद्धति अपनाई। वैज्ञानिक पद्धति से क्या मतलब है? सिर्फ तारीखें सही लगाना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इसका मतलब था साहित्य को एक अलग स्वतंत्र विषय के रूप में देखना, न कि सिर्फ धर्म या राजा की कहानी का हिस्सा। उन्होंने समझाया कि एक खास समय में एक खास तरह का साहित्य क्यों लिखा जा रहा था। उन्होंने उस चित्तवृत्ति को पकड़ा और उसे साहित्य के विकास से जोड़ा। अच्छा, वो कारण कार्य की श्रृंखला बनाई उन्होंने। बिल्कुल। इसी वजह से साहित्य का अध्ययन एक शौकिया काम से निकलकर एक गंभीर अकेडमिक अनुशासन बन पाया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने पूरे इतिहास को एक साफ सुथरे ढांचे में बांध दिया। वही प्रसिद्ध काल विभाजन, आदिकाल, भक्तिकाल। जी, उन्होंने विक्रम संवत में ये विभाजन दिया, जो आज भी हमारी समझ का आधार है। पहला, आदिकाल, जिसे उन्होंने उस दौर की वीर रस वाली रचनाओं की वजह से वीर गाथा काल भी कहा। इसका समय उन्होंने संवत 1050 से 1375 तक माना। 1050 से 1375, ठीक है। दूसरा, पूर्व मध्यकाल, जिसे उन्होंने भक्ति काल नाम दिया। इसका समय संवत 1375 से 1700 तक। तीसरा, उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल। इसका समय संवत 1700 से 1900 तक। और चौथा, आधुनिक काल, जिसमें गद्य का विकास हुआ, इसीलिए उन्होंने इसे गद्य काल कहा, संवत 1900 से लेकर अब तक। तो इस एक ढांचे ने बिखरी हुई परंपरा को समेटकर समझना बहुत आसान बना दिया। बिल्कुल, लेकिन जहां एक ढांचा बनता है वहां बहस भी शुरू होती है। हाँ, ये तो होता ही है। और यहीं से साहित्य का इतिहास और भी जिंदा और रोमांचक हो जाता है। ये कोई आसान काम नहीं है, इसके सामने कई चुनौतियां हैं। जैसे कि क्या चुनौतियां? सबसे बड़ी चुनौती है काल विभाजन और नामकरण की, यानी किस आधार पर इतिहास को बांटा जाए और उन हिस्सों को क्या नाम दिया जाए। जैसे शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। उन्होंने इसके लिए 12 किताबों को आधार बनाया, जैसे पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो वगैरह। ये सब वीर रस की रचनाएं थीं। सुनने में तो तर्कसंगत लगता है, तो इस पर आपत्ति क्या थी? इस पर सबसे बड़ी और मजबूत आपत्ति जताई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उन्होंने 2-3 बड़े सवाल उठाए। पहला, कि जिन 12 किताबों के आधार पर इसे वीर गाथा काल कहा गया, उनमें से कई तो प्रामाणिक ही नहीं है या बहुत बाद में लिखी गई हैं। अरे! और दूसरा, और ये सबसे जरूरी बात है, उन्होंने कहा कि उस दौर में सिर्फ वीरता की कविताएं ही नहीं लिखी जा रही थीं। अच्छा। सिद्धनाथों का धार्मिक साहित्य था, अमीर खुसरो और विद्यापति का श्रृंगारिक और लौकिक साहित्य था। उसे कहाँ रखेंगे? तो ये कुछ ऐसा जैसे हम 20वीं सदी के संगीत को सिर्फ रॉक एंड रोल का दौर कह रहे हैं। बिल्कुल सही एनोलॉजी है। इससे तो जैज, क्लासिकल और लोक संगीत पूरी तरह से नजरअंदाज हो जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यही कहना था। वीरगाथा काल नाम एक बहुत बड़े और विविध साहित्यिक दौर पर एक छोटा सा लेबल चिपका देता है और बाकी सब कुछ बाहर रह जाता है। तो द्विवेदी जी ने क्या नाम सुझाया? उन्होंने कहा कि इसे सिर्फ आदिकाल यानी शुरुआती दौर कहना ही ज्यादा ठीक है,
क्योंकि ये नाम किसी एक प्रवृत्ति से बंधा नहीं है। तो ये बहस आज भी चलती है। हाँ, ये बहस चलती रहती है और यही इसे दिलचस्प बनाती है। इसके अलावा मूल्यांकन की समस्या है कि इस कवि को कितना बड़ा माना जाए। कवियों के चुनाव की समस्या है। एक मिनट, लेकिन जब हम मिश्र बंधुओं की बात करते हैं जिन्होंने 5000 कवियों को शामिल किया, तो क्या वो ज्यादा सही तरीका नहीं है ज्यादा से ज्यादा डेटा इकट्ठा करना? बहुत अच्छा सवाल है। यही संकलन और विश्लेषण का फर्क समझ आता है। मिश्र बंधुओं ने जो किया वो संकलन था, एक तरह की जनगणना। वो बहुत जरूरी था। ठीक है। लेकिन शुक्ल जी ने विश्लेषण किया। उन्होंने सिर्फ उन्हें चुना जो उन्हें साहित्यिक धाराओं का प्रतिनिधित्व करते हुए लगे। उनका लक्ष्य एक कहानी कहना था, न कि सिर्फ एक लिस्ट बनाना। समझ गया। हालांकि इस चुनाव के लिए उनकी आलोचना भी होती होगी। हाँ, होती है कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण कवियों को छोड़ दिया या कम महत्व दिया। तो शुक्ल जी के बाद और किन लोगों ने अपने तरीके से इस इतिहास को देखने की कोशिश की? कई लोगों ने की। शुक्ल जी से पहले ही मिश्र बंधुओं का विभाजन काफी जटिल था। आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल जैसे नाम थे। बाद में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने एक और वैज्ञानिक विभाजन पेश करने की कोशिश की। और आधुनिक काल का क्या? वो तो बहुत तेजी से बदला है। उसका विभाजन कैसे किया गया? हाँ, आधुनिक काल अपने आप में एक पूरी दुनिया है। उसे एक नाम देना संभव ही नहीं था। यहाँ डॉक्टर नगेंद्र का किया हुआ विभाजन काफी माना जाता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने आधुनिक काल को और छोटे समझने लायक हिस्सों में बांटा, जैसे पुनर्जागरण काल, जिसे हम भारतेंदु युग कहते हैं। भारतेंदु युग? हाँ। फिर जागरण सुधार काल, द्विवेदी युग, उसके बाद छायावाद काल, छायावाद, और फिर छायावादोत्तर काल, जिसके अंदर उन्होंने प्रगति, प्रयोग काल और नवलेखन काल को रखा। ये विभाजन हमें आधुनिक साहित्य के बदलते पड़ावों को समझने में मदद करता है। तो इतनी सारी बहसों, अलग अलग विचारों और विभाजनों के बाद आज विद्वानों में किस बात पर सबसे ज्यादा सहमति है? हमारे श्रोता एक साफ और क्रमबद्ध जानकारी चाहते थे, तो उनके लिए हम क्या निचोड़ निकाल सकते हैं? इतने विचार विमर्श के बाद आज एक आम सहमति वाला रूप उभरा है, जो है तो काफी हद तक आचार्य शुक्ल के ढांचे पर ही आधारित, लेकिन उसमें बाद के विद्वानों के विचार भी शामिल हैं। तो आज हम क्या फॉलो करते हैं? आज अध्ययन अध्यापन में जो सर्वमान्य रूप प्रचलित है वो इस तरह है। पहला, आदिकाल, संवत 1050 से 1375 तक। अब इसे वीर गाथा काल कहने पर ज्यादा जोर नहीं है। ठीक है, आदिकाल। दूसरा, भक्ति काल, संवत 1375 से 1700 तक। इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहते हैं। फिर रीतिकाल। जी, रीतिकाल संवत 1700 से 1900 तक। और चौथा, आधुनिक काल, संवत 1900 से अब तक। और इसके अंदर फिर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग जैसे उपविभाजन हैं। ये वो ढांचा है जो ज्यादातर लोग आज मानते हैं। तो आज हमने देखा कि हिंदी साहित्य का इतिहास सिर्फ कवियों और उनकी रचनाओं की एक सूखी लिस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक जिंदा बहस है, एक जासूसी कहानी की तरह है, जिसमें नए नए सुराग मिलते हैं और पुरानी धारणाएं बदलती हैं। हमने गारसा दत्तासी के धुंधले से पहले प्रयास से लेकर आचार्य शुक्ल के उस काम तक का सफर तय किया जिसने सब कुछ बदल दिया, और उसके बाद की जरूरी बहसों को भी समझा। और सबसे बड़ी बात ये जानी कि साहित्य वाकई समाज का एक्सरे होता है। और ये पूरी चर्चा एक बहुत ही रोमांचक सवाल खड़ा करती है। क्या? कि खोज और शोध लगातार जारी हैं। हर रोज पुरानी पांडुलिपियां मिल रही हैं, नए तथ्य सामने आ रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में कहीं किसी मठ में दबी हुई कोई गुमनाम पांडुलिपि या किसी भूले बिसरे कवि की कोई ऐसी रचना मिल सकती है जो हमारे साहित्य के इतिहास की किसी पूरी धारा को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे? मतलब जैसे शायद वो साबित कर दे कि भक्ति काल की शुरुआत 100 साल पहले हुई थी, या आदिकाल में वीर रस से भी बड़ी कोई और धारा चल रही थी। सोचिए, एक ऐसा दौर जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा था। राजा अपनी शान के लिए लड़ रहे थे, और इन लड़ाइयों के शोर के बीच कुछ योगी गुफाओं में बैठ के ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाने में लगे थे। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के जन्म की, उसके बिल्कुल शुरुआती दौर की, जिसे आदिकाल कहा जाता है। और ये सिर्फ पुरानी कविताओं को पढ़ने जैसा नहीं है। नहीं, ये एक तरह की साहित्यिक जासूसी है, क्योंकि इस दौर को लेकर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इसे कहें क्या। हाँ, ये तो है। इसकी शुरुआत कब से माने? हमारे पास सबूत के तौर पर कुछ ग्रंथ हैं, कुछ लोक कथाएं हैं और ढेर सारे मतभेद। आज हम इन्हीं सुरागों को जोड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदी साहित्य ने अपनी पहली सांस जिस माहौल में ली
वो असल में कैसा था। चलिए तो फिर इस जासूसी को शुरू करते हैं। और पहला ही सुराग बड़ा उलझा हुआ। इन स्रोतों को देखकर लगता है कि विद्वान इस दौर के नाम पर ही एकमत नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे वीर गाथा काल कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल कहते हैं। हाँ, आदिकाल। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा। और भी कई नाम हैं। एक ही समय के इतने सारे नाम क्यों? ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये अजीब लगता है, लेकिन असल में यहीं से पूरी कहानी खुलती है। अच्छा, ये सिर्फ नामों का फर्क नहीं है, ये नजरिए का फर्क है। हर नाम उस दौर की एक अलग तस्वीर पेश करता है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लीजिए। उन्होंने जब उस दौर को देखा तो उन्हें सबसे ज्यादा क्या दिखा? वीरता की कविताएं। बिल्कुल, उन्हें दिखी वीरता की कविताएं, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो जैसी रचनाएं, जिनमें राजाओं की बहादुरी का जबरदस्त वर्णन था। तो उन्होंने कहा कि भाई इस युग का मुख्य चरित्र ही वीरता है और इसे वीर गाथा काल कहना चाहिए। क्या ये नजरिया थोड़ा सीमित नहीं हो जाता? क्या उस दौर में सिर्फ लड़ाइयां और वीरता की बातें ही हो रही थी? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही सवाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उठाया। अच्छा। उन्होंने कहा कि शुक्ल जी जिन 12 ग्रंथों के आधार पर इसे वीरगाथा काल कह रहे हैं, उनमें से कई की प्रामाणिकता ही संदिग्ध है और कई तो बहुत बाद में लिखी गईं। द्विवेदी जी का तर्क था कि उस समय सिर्फ राजदरबारों में ही साहित्य नहीं लिखा जा रहा था, मठों में, मंदिरों में, आम लोगों के बीच भी बहुत कुछ रचा जा रहा था। जैसे धार्मिक साहित्य, आध्यात्मिक कविताएं, लोक कथाएं। इसलिए उन्होंने एक ज्यादा व्यापक और तटस्थ नाम दिया आदिकाल। आदिकाल, जिसका सीधा सा मतलब है शुरुआती दौर। लेकिन आदिकाल या शुरुआती दौर कहना तो एक तरह से समस्या को टालना नहीं हो गया? कह सकते हैं। ये नाम ये तो बताता है कि ये शुरुआत थी, पर ये नहीं बताता कि उस शुरुआत का चरित्र क्या था। क्या ये नाम थोड़ा ज्यादा ही सुरक्षित नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है हाँ, ये एक सुरक्षित नाम है। अच्छा। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये किसी एक साहित्यिक धारा को हीरो बनाने की कोशिश नहीं करता। ये कहता है कि यह एक शुरुआती दौर है जिसमें कई तरह की चीजें एक साथ हो रही थीं। ये किसी एक रंग को नहीं बल्कि पूरी इंद्रधनुष को स्वीकार करता है। इसीलिए आज ज्यादातर लोग इसी नाम को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। पर एक नाम और है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, सिद्ध सामंत काल। हाँ, राहुल सांकृत्यायन का। ये नाम तो और भी उलझा रहा है। एक तरफ सिद्ध हैं, यानी योगी जो समाज से बाहर हैं, और दूसरी तरफ सामंत जो सत्ता के केंद्र में हैं। ये तो दो बिल्कुल विपरीत दुनियाएं हैं। इन दोनों को एक ही नाम में कैसे बांध दिया गया? ये राहुल सांकृत्यायन का दिया हुआ नाम है और ये उस दौर के सामाजिक ढांचे पर सीधी टिप्पणी करता है। अच्छा, कैसे? ये नाम कहता है कि उस युग को दो ताकतें चला रही थीं। एक तरफ थे सामंत यानी राजा और जमींदार, जिनके लिए वीर गाथाएं लिखी जा रही थीं, और दूसरी तरफ थे सिद्ध, जो सामाजिक नियमों, जाति पाति और कर्म कांडों का विरोध कर रहे थे। तो मतलब एक सत्ता और एक विद्रोह। बिल्कुल। तो ये नाम हमें बताता है कि उस दौर का साहित्य दो अलग अलग ध्रुवों पे रचा जा रहा था, एक राज दरबारों के वैभव में और दूसरा गुफाओं और मठों के विद्रोह में। वाह! ये सिर्फ नामों की लड़ाई नहीं थी, ये इस बात की लड़ाई थी कि हम अपने इतिहास का नायक किसे माने, राजाओं और योद्धाओं को या फिर समाज के नियमों को तोड़ने वाले गुमनाम योगियों को। वाह! अब जाकर इन नामों के पीछे की कहानी समझ आ रही है। तो इन अलग अलग नामों को समझने के लिए हमें उस दौर की दुनिया को समझना होगा कि ये बहुत अशांत दौर था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं बची थी और पूरा उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था जो आपस में लड़ते रहते थे। बिल्कुल। और साहित्य कभी भी हवा में पैदा नहीं होता, वो अपनी जमीन से ही उगता है। सही बात है। उस राजनीतिक माहौल को समझिए। हर राजा को लगता था कि वो चक्रवर्ती सम्राट है और वो अपने पड़ोसी राजा से युद्ध को ही अपना धर्म समझता था। ऐसे में राजाओं को ऐसे कवियों की जरूरत थी जो उनकी वीरता का ऐसा बखान करें कि सेना और प्रजा का मनोबल आसमान छू जाए। और ये थे चारण कवि। हाँ, ये थे चारण कवि। उनका काम ही था अपने राजा की तारीफ में कविताएं लिखना, भले ही उन्हें बातें कितनी भी बढ़ा चढ़ाकर कहनी पड़े। यहीं से रासो साहित्य की परंपरा निकली। ये एक तरह का प्रोपेगेंडा साहित्य भी था। और आम आदमी की जिंदगी कैसी थी? क्या वो भी इस वीरता और युद्ध के जश्न में शामिल थे या उनकी कहानी कुछ और थी? नहीं, आम आदमी की कहानी बिल्कुल अलग थी। समाज में भयंकर विषमता थी। अच्छा। जाति व्यवस्था बहुत कठोर हो चुकी थी।
शासक वर्ग युद्ध और भोग विलास में डूबा था और आम जनता धर्म और राजनीति दोनों के बनाए नियमों के बोझ तले पिस रही थी। तो जाहिर है इस अन्याय और घुटन के खिलाफ कोई तो आवाज उठी होगी। उठी कोई तो होगा जो कह रहा होगा कि ये सब गलत है। उठी और बहुत जोरदार तरीके से उठी। यही आवाज हमें सिद्धों और नाथों के साहित्य में सुनाई देती है। इन योगियों ने संस्कृत और ब्राह्मणवादी कर्मकांडों को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि ईश्वर किसी मंदिर, मूर्ति या किताब में नहीं है, वो तो तुम्हारे अपने शरीर के अंदर है। वाह! उसे पाने के लिए किसी पुजारी की जरूरत नहीं, बल्कि अपने मन और शरीर को साधने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक और सामाजिक विद्रोह था। तो एक तरफ युद्ध का उन्माद, दूसरी तरफ सामाजिक विद्रोह। तो असल में हमें यहाँ दो अलग अलग भारत दिखते हैं। एक राज दरबारों का भारत जो अपनी वीरता के किस्से गढ़ रहा था, और दूसरा मठों और गुफाओं का भारत जो इस पूरी व्यवस्था से मोक्ष खोज रहा था। और हिंदी साहित्य इन दोनों की संतान है। चलिए तो अब इन दो भारत में से दूसरे वाले की बात करते हैं। राज दरबारों के कवियों के बारे में तो सबने सुना है, लेकिन ये सिद्ध, नाथ और जैन कवि कौन थे? मुझे ये उस जमाने के काउंटर कल्चर या रेबल जैसे लग रहे हैं। आप इन्हें बिल्कुल रेबल कह सकते हैं। ये समानांतर धाराएं थीं जो उस वक्त बह रही थीं। सबसे पहले सिद्धों की बात करते हैं। माना जाता है कि ये 84 थे और बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से निकले थे। 84 सिद्ध? हाँ, 84 सिद्ध। इन्होंने जाति पाति, पूजा पाठ, यज्ञ हवन, इन सब का मजाक उड़ाया। उनकी साधना का केंद्र था तंत्र और योग। और इनकी भाषा के बारे में एक बड़ी अजीब बात स्रोतों में लिखी है, संध्या भाषा। ये क्या चीज है? किस तरह का सीक्रेट कोड था क्या? बिल्कुल, आप इसे एक सीक्रेट कोड ही समझ सकती हैं। अच्छा। संध्या भाषा का मतलब है ऐसी भाषा जिसके दो अर्थ हों। एक सीधा साधा बाहरी अर्थ जो सबको समझ आए, और एक गहरा भीतरी प्रतीकात्मक अर्थ जो सिर्फ उसी साधना पद्धति को जानने वाला समझ सके। कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे सरहपा, जिन्हें कई लोग हिंदी का पहला कवि मानते हैं, उनका एक मशहूर दुआ है, तहिमन पवन न संचरई, रवि ससी नाही पवेश। इसका मतलब वहां मन और हवा नहीं जा सकते और सूरज और चांद का भी प्रवेश नहीं है। ये कौन सी जगह है? देखिए, यही संध्या भाषा का जादू है। ये किसी बाहरी जगह का वर्णन नहीं है। तो फिर? ये समाधि की उस अवस्था का वर्णन है जहां मन की चंचलता और सांसों का आना जाना दोनों थम जाते हैं, जहां दुनियावी चीजों यानी सूर्य और चंद्रमा का कोई मतलब नहीं रह जाता। वाह! ये कोई भौगोलिक नक्शा नहीं, ये चेतना का नक्शा है। वाह! मतलब ये कविता किसी जगह के बारे में नहीं, बल्कि मन की एक अवस्था के बारे में है। ये तो आज के दौर के माइंडफुलनेस जैसा लग रहा है ना? ये सोचना ही कमाल है कि 1000 साल पहले लोग इन चीजों पर इतनी गहराई से लिख रहे थे। बिल्कुल। अब सिद्धों की इसी परंपरा से एक और धारा निकली, नाथ साहित्य कि सिद्धों की तंत्र साधना में कुछ सामाजिक रूप से अस्वीकार्य चीजें भी शामिल थीं, जिन्हें वामाचार कहा गया। अच्छा। नाथ पंथ, जिसके सबसे बड़े प्रवर्तक गोरखनाथ थे, ने इस चीज को साफ कर दिया। उन्होंने सिद्धों के विद्रोह को तो अपनाया, लेकिन उसे हठयोग के अनुशासन और इंद्रियों पर काबू पाने के संयम से जोड़ दिया। मतलब उन्होंने उसे रिफाइन किया। हाँ, उन्होंने योग को एक व्यवस्थित साधना पद्धति बना दिया। गोरखनाथ का कोई उदाहरण है हमारे पास जिससे उनकी सोच का पता चले? हाँ, उनका एक संवाद है जिसमें वो अपने गुरु मच्छेंद्रनाथ से पूछते हैं, स्वामी, कहाँ बसे शक्ति अरु कहाँ बसे शिव, कहाँ बसे पवना कहाँ बसे जीव। यानी स्वामी, शक्ति का वास कहाँ है और शिव का वास कहाँ है? ये पवन और जीव कहाँ बसते हैं? और इसका जवाब क्या मिलता है? गुरु का जवाब शरीर विज्ञान और अध्यात्म का संगम है। वो कहते हैं, अबधू अधे बसे शक्ति, ऊर्ध्वे बसे शिव, मध्य बसे पवना, ओ अंतर बसे जीव। इसका मतलब? यानी शक्ति शरीर के निचले हिस्से मतलब मूलाधार चक्र में है, और शिव ऊपरी हिस्से यानी सहस्रार चक्र में, और इन दोनों के बीच ही सांसों और आत्मा का सारा खेल चलता है। अच्छा। ये पूरी तरह से शरीर को ही ब्रह्मांड मानने की दृष्टि है। आपको किसी बाहरी तीर्थ की जरूरत नहीं, आपका शरीर ही सबसे बड़ा तीर्थ है। बिल्कुल। मैं तो जब भी इसे पढ़ती हूँ मुझे लगता है कि यहीं से कबीर जैसे संतों की जमीन तैयार हो रही थी। मैं भी वही सोच रहा था। इसकी गूंज तो कबीर में साफ सुनाई देती है। बिल्कुल। तो हमारे पास राजदरबार के कवि हो गए और विद्रोही योगी हो गए।
अब ये तीसरी धारा यानी जैन साहित्य, इन दोनों से कैसे अलग थी? ये लोग इस कहानी में कहाँ फिट होते हैं? अगर रासो कवि राजा के लिए लिख रहे थे और सिद्धनाथ योगी साधना के लिए, तो जैन कवि समाज के लिए लिख रहे थे। समाज के लिए? हाँ, उनका मुख्य उद्देश्य था अपने धर्म और नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। उनकी शैली ज्यादातर शांत, उपदेशात्मक और कथात्मक थी। उन्होंने अपने तीर्थंकरों और महापुरुषों के जीवन पर बड़े-बड़े ग्रंथ लिखे, जिन्हें चरित काव्य कहते हैं, और उन्होंने ये सब उस भाषा में किया जो उस समय आम लोग बोल रहे थे, अपभ्रंश। अच्छा, अपभ्रंश। हाँ, इसी अपभ्रंश से आज की हिंदी निकली है। तो हिंदी में कहानी कहने की परंपरा को अगर किसी ने सबसे ज्यादा मजबूत किया तो वो जैन कवि थे। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो ऐसा लगता है कि हिंदी साहित्य का जन्म किसी शांत, सुंदर माहौल में नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो वीरता के शोर, विद्रोह की फुसफुसाहट, अध्यात्म की गहराई और रहस्य के धुंधलके के एक जबरदस्त कॉकटेल से पैदा हुआ। ये सिर्फ वीरों की गाथाओं का काल नहीं था, ये तो उससे कहीं ज्यादा जटिल, रंगीन और जिंदा दिल था। आपने पूरी चर्चा का सार कह दिया। आदिकाल हमें यही सिखाता है कि साहित्य कभी भी समाज से कटकर पैदा नहीं होता। सही बात है। ये हमेशा अपने समय की राजनीति, सामाजिक तनावों और आध्यात्मिक खोज का आईना होता है। एक तरफ राज दरबारों में साहित्य सत्ता को सही ठहराने का औजार था, तो दूसरी तरफ मठों में वही साहित्य सत्ता और समाज को चुनौती देने का हथियार बन गया था। और आज भी जो इसके नाम और स्वरूप को लेकर बहस होती है, वो भी बहुत जरूरी लगती है। बहुत जरूरी। क्योंकि ये हमें सिखाती है कि हम अपने अतीत को कैसे देखें। क्या हम सिर्फ राजाओं की कहानी को इतिहास माने, या उन विद्रोही आवाजों को भी सुने जिन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया था? बिल्कुल। आदिकाल का अध्ययन हमें यही सवाल पूछना सिखाता है, और इसी से जुड़ा एक सवाल हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए भी है। जरूर। हमारे स्रोत बार बार इशारा करते हैं कि सिद्धों और नाथों के विद्रोही विचारों ने बाद में कबीर और नानक जैसे संतों के भक्ति आंदोलन को बहुत गहरे तक प्रभावित किया। तो सोचने वाली बात यह है कि जिसे हम भक्ति आंदोलन कहते हैं, उसकी जड़ें कितनी मंदिरों, मूर्तियों और धर्म ग्रंथों की परंपरा में है, और कितनी इन शुरुआती योगियों के समाज विरोधी, कर्मकांड विरोधी और देह केंद्रित रहस्यवाद में। ये वो जमाना था जब राजाओं की शान में कविताएं लिखी जाती थीं, युद्ध के मैदानों का आंखों देखा हाल सुनाया जाता था, और आम भाषा में पहेलियां भी बुझी जाती थीं। इन स्रोतों में एक शब्द बार बार आता है, रासो। पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो। यहीं से एक उलझन शुरू होती है। ये रासो आखिर है क्या? इसकी कोई एक पक्की परिभाषा क्यों नहीं मिलती? और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक शब्द का सवाल नहीं है, ये इस पूरे साहित्य के मिजाज को समझने की कोशिश है। अच्छा। हाँ, हमारे स्रोत 3 बड़े नजरिए सामने रखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे एक शब्द की यात्रा से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि बीसलदेव रासों में एक शब्द आया, रसायन। रसायन? जी, रसायन। और वही घिसते घिसते रासो बन गया। मतलब एक शब्द का अपभ्रंश। ये तो एक नजरिया हुआ। और दूसरा नजरिया मोतीलाल मेनारिया का है, जो शब्द की जड़ में नहीं बल्कि उसके काम पर ध्यान देते हैं। वो कहते हैं, सीधी सी बात है, जिस ग्रंथ में राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन हो, उसे रासो कहते हैं। यानी कंटेंट टीकिंग है। अगर वीर गाथा है तो वो रासो है। बिल्कुल। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का तीसरा नजरिया तो इन दोनों से ही अलग लगता है। वो क्या है? वो इसे काव्य शास्त्र के चश्मे से देखते हैं। उनका मानना है कि रासो असल में रासक नाम के एक पुराने छंद या काव्य रूप से निकला है। अच्छा, तो मतलब 3 अलग अलग कोण हैं, एक भाषा विज्ञानी का, एक साहित्य के आलोचक का, और एक काव्य शास्त्र के विद्वान का। सही पकड़ा। कोई एक जवाब इसीलिए नहीं है क्योंकि हर कोई अलग सवाल पूछ रहा है। वाह! तो मतलब परिभाषा पे सहमति हो न हो, इन रचनाओं का जो मूल चरित्र है उस पर तो सब एकमत होंगे। इनमें कॉमन क्या है? हाँ, इस पर तस्वीर बिल्कुल साफ है। ये साहित्य सामंती व्यवस्था की खोख से जन्मा है। स्रोत साफ कहते हैं कि ये वो दौर था जब पूरा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा था, और हर राजा अपने आप में एक दुनिया था। बिल्कुल। ऐसे में कवि अपने आश्रयदाता राजाओं की तारीफ में कविताएं लिखते थे, और ये सिर्फ कविताएं नहीं थी, ये उस दौर का प्रोपेगेंडा और मोटिवेशन दोनों का काम करती थी।
आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। सीधी भाषा में कहें तो राजा की तारीफ में जमीन आसमान एक कर देना। और ये उस दौर की जरूरत भी थी और परंपरा भी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के हवाले से कि कवि का आदर्श ही अपने नायक का गुणगान करना था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। क्या? ये कवि सिर्फ महल में बैठकर कल्पना की उड़ान नहीं भरते थे। तो फिर क्या वो युद्ध में भी शामिल होते थे? हाँ बिल्कुल। ये कवि सिर्फ कलम के ही नहीं बल्कि तलवार के भी धनी होते थे, एक तरह से उस जमाने के वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट्स जैसे थे। अच्छा। वो अपने राजा के साथ युद्ध के मैदान में जाते थे। इसीलिए जब वो युद्ध का वर्णन करते हैं तो वो सिर्फ कल्पना नहीं होती, वो आंखों देखा हाल होता है। तभी इन रचनाओं में इतना सजीव वर्णन मिलता है। हाँ, एक जगह बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है कि इन रासो ग्रंथों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो तलवारें सच में खड़क रही हों। ये बात तो पूरी तस्वीर ही बदल देती है। मैं तो अब तक सोच रही थी कि ये कवि बस राजमहल की सुरक्षा में बैठ के लिखते होंगे। नहीं, ये जानना कि वो खुद मैदाने जंग में थे, इन कविताओं को एक अलग ही वजन देता है। सही बात है। इसी से जुड़ी एक और बात इन स्रोतों में मिलती है, संकीर्ण राष्ट्रीयता। आज के जमाने में ये शब्द सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। इसका सीधा संबंध उस समय की राजनीतिक सच्चाई से है। आज हम देश या राष्ट्र के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में भारत का एक नक्शा आता है। हाँ। उस दौर में देश की कल्पना वही 150 गांव थे जहां उनके राजा का राज था। कवियों की निष्ठा, उनकी राष्ट्रीयता, सब कुछ उसी छोटी सी रियासत तक सीमित थी। मतलब उनके लिए पड़ोसी राज्य एक दूसरा देश ही था। हाँ, कह सकते हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि इन आपसी लड़ाइयों का नतीजा क्या होगा। तो उनकी कविताओं में अपने राजा की वीरता और दूसरे राजा की निंदा, यही सब होता था। बिल्कुल। इसे हम आज के जमाने के क्षेत्रवाद का एक मध्ययुगीन रूप समझ सकते हैं। उस दौर में एक अखंड भारत की सोच थी ही नहीं। उनकी दुनिया उनके राजा से शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती थी। तो अगर ये साहित्य इतना प्रभावशाली और आंखों देखा हाल था, तो इसके कुछ बड़े उदाहरण भी होंगे। बिना किसी शक के पृथ्वीराज रासो, इसे चंदर बरदाई ने लिखा था। और इसे हिंदी का पहला महाकाव्य भी माना जाता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये दिल्ली के आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी है। उनके जन्म से लेकर उनके शौर्य, उनके विवाहों और मोहम्मद गौरी के साथ उनके युद्ध तक। ये एक महासागर की तरह है जिसमें 69 सर्ग या अध्याय हैं। लेकिन इसकी प्रामाणिकता पर हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा विवाद है। हाँ, और ये विवाद ही इसे और दिलचस्प बना देता है। इसकी भाषा, इसमें दी गई घटनाएं और तारीखें ऐतिहासिक तथ्यों से मेल नहीं खाती। तो कुछ विद्वान इसे जाली मानते हैं, कुछ असली। बिल्कुल। लेकिन अब ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि इसका ऐतिहासिक महत्व भले ही कम हो, पर इसका साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व जबरदस्त है। ये हमें उस दौर की सोच और काव्य परंपरा के बारे में बताता है, भले ही इतिहास के तथ्य ना बताए। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो वीरता का महाकाव्य हो गया। लेकिन लिस्ट में अगला नाम है बीसल देव रासो, जो नरपति नाल्ह ने लिखा। और ये तो बिल्कुल अलग ही दुनिया लगती है। जमीन आसमान का फर्क है। ये राजा बीसल देव और रानी राजमती की प्रेम कहानी है। कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। रानी के एक ताने पर राजा रूठकर उड़ीसा चले जाते हैं और 12 साल तक लौटते नहीं। 12 साल? हाँ, पूरा काव्य रानी के विरह और दुख के इर्द गिर्द घूमता है। ये इस बात का सबूत है कि आदिकाल में सिर्फ वीर रस ही नहीं, श्रृंगार रस भी अपने चरम पर था। और एक नाम तो ऐसा है जो किताबों से ज्यादा लोगों की जुबान पर जिंदा रहा, परमाल रासो, जिसे जगनिक ने लिखा था। और कमाल की बात यह है कि इसका मूल ग्रंथ आज मिलता ही नहीं। तो फिर ये हम तक पहुंचा कैसे? ये लोक परंपरा में आल्हा खंड के नाम से जिंदा है। इसमें महोबा के 2 महान योद्धाओं आल्हा और उदल की वीरता की कहानियां हैं। आल्हा उदल, हाँ, नाम तो सुना है। मैंने खुद बचपन में अपने गांव में आल्हा गाते हुए लोगों को देखा है, और यकीन मानिए, उसे सुनकर कमजोर से कमजोर आदमी के अंदर भी जोश भर जाता है। ये साहित्य कागज से ज्यादा लोगों की आवाज में जिंदा रहा है। तो क्या उस दौर में साहित्य का मतलब सिर्फ राजा, युद्ध और वीरता ही था? क्या कोई ऐसा भी था जो आम आदमी के लिए उनकी भाषा में लिख रहा हो? क्या सवाल पूछा है। हाँ, थे। और वो इस दौर के सुपरस्टार थे, जो रासों की परंपरा से बिल्कुल अलग खड़े हैं। अमीर खुसरो और विद्यापति। खुसरो तो एक अजूबा ही थे। कवि, संगीतकार, इतिहासकार, सूफी संत, क्या नहीं थे वो? और उनकी सबसे बड़ी देन थी कि उन्होंने साहित्य को दरबार की ऊंची दीवारों से निकालकर आम आदमी के बीच ला खड़ा किया। खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि है ना? हाँ, उन्हें ही माना जाता है।
उन्होंने पहेलियां, मुकरियां, दोहे और गज़लें लिखी, वो भी ऐसी भाषा में जिसे दिल्ली की गलियों का आम आदमी भी समझ सके और मुस्कुरा सके। उनकी एक मशहूर पहेली यहाँ देवी गई है, बीसों का सिर काट लिया, न मारा न खून किया। कितनी सरल भाषा में कितनी गहरी बात, और उन्हें अपनी इस भाषा हिंदवी पर नाज भी बहुत था। बहुत ज्यादा। उनका एक मशहूर कथन है जिसका मतलब है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर तुम सच में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, ताकि मैं तुम्हें कुछ बेहतरीन बता सकूं। सोचिए, उस दौर में जब फारसी राजकाज और साहित्य की भाषा थी, एक आदमी खड़े होकर कह रहा है कि मेरी भाषा में बात करो। बिल्कुल। खुसरो ने फारसी और हिंदी को मिलाकर एक ऐसी खिचड़ी पकाई जो आज तक हमारी जुबान का स्वाद बढ़ा रही है। और दूसरा बड़ा नाम जो इस वीर गाथा के शोर से अलग अपनी एक मीठी धुन सुना रहा था, वो थे विद्यापति। मैथिल कोकिल यानी मिथिला की कोयल। ये उपाधि ही सब कुछ बता देती है। बिल्कुल। जहां रासो कवि युद्ध के मैदान की बातें कर रहे थे, वहीं विद्यापति राधा कृष्ण के प्रेम के गीत गा रहे थे। उनकी रचना पदावली मैथिली भाषा में है, और वो इतनी मीठी और संगीत से भरी हैं कि आज भी मिथिला के लोकगीतों में जिंदा है। हाँ, लोग उसे गाकर भक्ति में झूम उठते हैं। लेकिन उनको लेकर भी एक बहस है। कुछ लोग उन्हें भक्त कवि कहते हैं, कुछ श्रृंगारी। और यही विद्यापति की खासियत है। उनकी पदावली में भक्ति और श्रृंगार ऐसे घुल मिल गए हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन है। मतलब वो रूहानी भी हैं और दुनियावी भी। सही कहा। शायद उनके लिए इन दोनों में कोई फर्क था ही नहीं। हाँ, उन्होंने अपने राजा कीर्ति सिंह की तारीफ में कीर्ति लता और कीर्ति पताका जैसे ग्रंथ भी लिखे, लेकिन उनकी असली पहचान उनकी पदावली ही बनी। तो अगर हम इस पूरे दौर को, यानी रासो के युद्ध से लेकर खुसरो की पहेलियों और विद्यापति के गीतों तक एक साथ देखें, तो क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर उभरती है एक जबरदस्त विरोधाभास की, और यही इसकी खूबसूरती है। हमारे स्रोत बार बार दो रसों को रेखांकित करते हैं, वीर और श्रृंगार। एक तरफ तलवारों की खनक है तो दूसरी तरफ पायल की झंकार। क्या बात है। एक ही ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में आपको भीषण युद्ध का वर्णन भी मिलेगा और संयोगिता के साथ प्रेम का उतना ही गहरा चित्रण भी। ये दोनों भाव इस दौर में साथ साथ चल रहे थे। भाषा के स्तर पर भी तो एक तरह की खिचड़ी ही पक रही थी। ये दस्तावेज, डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश, खड़ी बोली, मैथिली, न जाने कितनी भाषाओं और शैलियों का जिक्र करते हैं। हाँ, ये हिंदी के अपने पैरों पर खड़े होने का दौर था। कोई एक मानक भाषा नहीं थी। डिंगल, जो राजस्थानी मिली अपभ्रंश थी, वो वीर रस के लिए एकदम फिट थी, कठोर और दमदार। और पिंगल? पिंगल, जो ब्रजभाषा मिली अपभ्रंश थी, वो कोमल भावों के लिए इस्तेमाल होती थी। फिर खुसरो ने खड़ी बोली को साहित्यिक बनाया और विद्यापति ने मैथिली को अमर कर दिया। और छंदों का भी तो बहुत प्रयोग हुआ। अरे, छंदों का तो ऐसा प्रयोग हुआ कि चंद्रवरदाई को छप्पे छंद का राजा ही कहा जाने लगा। और एक आखिरी बात जो शायद सबसे जरूरी है, ये साहित्य इतिहास और कल्पना के बीच की धुंधली सी लकीर पर खड़ा है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इन रचनाओं को हम आज के जमाने की तरह हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं मान सकते। अच्छा। कवियों ने ऐतिहासिक किरदारों को उठाया, लेकिन फिर अपनी कल्पना के रंग भरकर उन्हें महानायक बना दिया। उनका मकसद तारीखें लिखना नहीं था, उनका मकसद था कहानी कहना। ऐसी कहानी जो सुनने वाले के दिल में जोश या प्रेम का रस भर दे। बिल्कुल। इसीलिए इनकी प्रामाणिकता पर हमेशा सवाल उठते हैं, लेकिन इनके साहित्यिक मूल्य पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो कुल मिलाकर आदिकाल का साहित्य युद्ध, वीरता, प्रेम, भक्ति और लोक जीवन का एक मिला जुला रंग बिरंगा कैनवस है। ये वो कच्ची लेकिन मजबूत नींव है जिस पर हिंदी साहित्य की आज की भव्य इमारत खड़ी है। बिल्कुल सही कहा। ये एक उथल-पुथल भरा, राजनीतिक रूप से अस्थिर लेकिन साहित्यिक रूप से बेहद ऊर्जावान दौर था। एक तरफ तलवारें थीं तो दूसरी तरफ गीत भी थे। इसने हमें चंद्रवरदाई का महाकाव्य दिया, खुसरो की जिंदा दिल पहेलियां दी और विद्यापति के रसीले गीत दिए। ये विविधता ही इस काल की सबसे बड़ी ताकत और पहचान है। और इन सभी दस्तावेजों को खंगालने के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है, जिस पर सोचा जा सकता है। क्या सवाल? हम पृथ्वीराज रासो जैसे ग्रंथों की ऐतिहासिक सच्चाई पर तो खूब बहस करते हैं, और शायद करनी भी चाहिए, लेकिन क्या किसी रचना का सांस्कृतिक महत्व सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि वो तथ्यात्मक रूप से कितनी सही है, या फिर सदियों तक उसने लोगों की कल्पना को जो उड़ान दी है, उनकी चेतना पर जो गहरा असर डाला है, वो चीज उसे अपने आप में ऐतिहासिक बना देती है, भले ही तथ्य कुछ और कहते हो।